बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स कैसे लेके आए, तो आपको आंसर लिखना तो आता नहीं और आप 95 प्लस मार्क्स लेके आने की बात कर रहे हो। तो अगर आपको आंसर लिखना आ गया तो फिर आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इस लेक्चर में आंसर लिखना सिखाने जाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, नेम एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप्स ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की टू कैरेक्टरिस्टिक, यानी कौन सा डीएनए का वो फीचर था जिसकी वजह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक सफल हो पाती है, यानी हो पाती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं दो आंसर। एक तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं रेपिटेटिव डीएनए की, और दूसरी लिख सकते हैं सैटेलाइट डीएनए की। तो अगर हम ये दोनों लिख दे तो हमें 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा जाए। यहाँ पे कोई हम ये नहीं सीखेंगे कि आप ऐसे करके ऐसे लिख दो, सैटेलाइट डीएनए को ऐसे लिख दो, रेपिटेटिव डीएनए को ऐसे लिख दो। यहाँ पे आपको लिख करके दिखाया जाएगा और आपको भी लिख के देखना है मेरे साथ साथ, तभी आपको एक्चुअल में इस लेक्चर में मजा आने वाला है। नेम एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ऑफ डीएनए दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। तो आंसर लिखना शुरू करते हैं। आंसर डीएनए कंटेन्स, मतलब इसमें दो तरह के, एक तो रेपिटेटिव डीएनए होता है और एक सैटेलाइट डीएनए होता है। कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं ना, उसको हम कहते हैं रेपिटेटिव डीएनए। जबकि कुछ ऐसे पोर्शन, जब हम ना सेंट्रिफिकेशन करते हैं डीएनए का, तो हम उसमें देखते हैं, हमें पता चलता है कि कुछ मेजर पीक फॉर्म होते हैं जिसे हम बल्क डीएनए कहते हैं, जबकि कुछ माइनर पीक्स फॉर्म होते हैं उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में मैं लिख दूंगा तो मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं जा रहा हूं लिखने। डीएनए हैव some specific sequence called as repetitive DNA. Also it has और क्या होता है, also it has minor peaks that are found in DNA called as satellite, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए that are different from major peaks. These are the two characteristic of, यही है वो दो कैरेक्टरिस्टिक। These are the two characteristics of DNA fingerprinting टेक्निक। यही है वो 2 कैरेक्टरिस्टिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की। तो यहाँ पे अब हमें 2 मार्क्स मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 एप्लीकेशंस। हमें कोई से भी 2 एप्लीकेशंस, 2 यूज बताने इस टेक्निक के। तो इस टेक्निक का 2 यूज क्या है, देखिए। एक हम लिख देते हैं पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, यानी कि हमें ये पता लगाना है कि उसके पेरेंट्स कौन है। पैटर्निटी टेस्टिंग इन द सेंस कि फादर कौन है, हमें उसके पेरेंट्स का पता लगाना है। तो हम पैटर्निटी टेस्टिंग करेंगे थ्रू डीएनए, तभी पता चलेगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम फोरेंसिक एप्लीकेशंस कर ले, इन द सेंस कि अगर मान लो कहीं पे क्राइम हुआ है तो वहां पे जो वो अपराधी है, जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ जो घटना हुई है, तो जो क्रिमिनल है उसका कोई ना कोई सबूत तो छुपा होगा। या तो एक हेयर फॉलिकल्स होगा, या तो ब्लड होगा, या तो सीमेन होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो उसी को हम डीएनए वाइज उसको फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू देखेंगे और फिर पता लगाएंगे हम कि अपराधी कौन है। तो इसके 2 एप्लीकेशंस क्या हो गए, एक तो हो गए फोरेंसिक एप्लीकेशंस और पैटर्निटी टेस्टिंग। फर्स्ट फोरेंसिक एप्लीकेशंस और सेकंड क्या हो गया, पैटर्निटी टेस्टिंग। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन, मतलब ये पैराग्राफ देख रखा है, आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये फालतू में दे रखा है। क्यों? क्योंकि लैक ऑपरॉन के ऊपर पैराग्राफ है, लेकिन इसका आंसर इसमें, ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, ये कोई अपठित गद्यांश थोड़ी ना है जो इसका आंसर इसमें मिल जाएगा, नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ये तो एक तरह से हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें रिवाइज हो जाए टॉपिक।
जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन अ सेल सिस्टम, जीन अपने आप को सेल सिस्टम में एक्सप्रेस करता है एज अ प्रोटीन या एंजाइम। हाउ डज एन एक्सप्रेशन ऑफ जीन अकर, एक जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है सेल सिस्टम में और कब होता है, नीड टू ऑक्योर। हाउ द जीन्स एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड, और प्रोकैरियोटिक सेल में जीन्स का एक्सप्रेशन रेगुलेट कैसे होता है, वॉज स्टडीड बाय द कंबाइंड एफर्ट, दो लोगों के एफर्ट्स की वजह से इसको हमने पॉसिबल बना पाया, इसको स्टडी कर पाया, जैकब और मोनार्ड, ये दो साइंटिस्ट थे। देन उसके बाद लिखा है फॉर देयर वर्क इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म पे उन्होंने वर्क किया, पता है तभी तो इसको लैक ओप्रोन बोलते हैं, लैक्टोज से लैक शब्द आया है ना। इन एस्टेरिया कोलाई एंड इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट, और लैक ओप्रोन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, इनको नोबेल प्राइज मिला है 1965 में। ठीक है, सवाल देखते हैं सवाल क्या है, 1 मार्क, हाफ मार्क्स और फिर 2 मार्क्स का सवाल है। देखिए, लैक ओप्रोन से क्वेश्चन है, सवाल है वाई लैक ओप्रोन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, इसको ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट ऑपरेट्स एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, सिंपल इसका आंसर है, बिकॉज इट ऑपरेट्स एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है, सिंपल सी बात है, इसलिए तो इसको ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अगला सवाल है, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि द लैक ओप्रोन हैज टू बी ऑपरेशनल एट अ वेरी लो लेवल इन द बैक्टीरियल सेल ऑल द टाइम, हमेशा लैक ओप्रोन फंक्शनल होता है, यानी स्विच ऑन होता है, ऐसा बोला जाता है, मतलब थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से, वैसे तो स्विच ऑफ होता है बट ऐसा नहीं कि पूरी तरह से। तो ऐसा क्यों होता है कि लैक्टोज जो है वो हमेशा मीडियम में वेरी लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है और लैक ओप्रोन होता रहता है, ऐसा क्यों है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा नहीं होगा ना तो देखो लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल, लैक्टोज सेल के अंदर एंटर कर ही नहीं पाएगा। तो आंसर लिखेंगे अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल, सिंपल सा आंसर है, हाफ मार्क्स का इसलिए हमने शॉर्टकट में लिख दिया। वाई इज द रेगुलेटर जीन इन लैक ओप्रोन इज आई जीन, आई जीन इनहिबिट, आई का मतलब होता है इनहिबिट, आई मतलब इनहिबिट होता है, इनहिबिटर एंड इट इनहिबिट, ये इनहिबिट करता है सिस्टम को, एंड इट इनहिबिट द सिस्टम। ठीक है, अगला सवाल है स्विच ऑन और स्विच ऑफ। अच्छा, ये सवाल आया है तो इसमें इन्होंने बोला था या तो उनको या तो लैक ओप्रोन जो इसको स्विच ऑन की कंडीशन में बनाओ या फिर उसको स्विच ऑफ की कंडीशन में बनाओ, दोनों में से एक, दोनों नहीं बनाना था, सिर्फ एक ही बना के आना था, और ये जो आपने बनाया ये 2 मार्क्स का आना था। तो ये जो मैंने ये है ना स्विच ऑन और स्विच ऑफ, ये मैंने बना करके थ्योरी लेक्चर में दिखा रखा है। तो आप अगर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उस लेक्चर पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और फिर आप वहां पे देख सकते हैं लैक ओप्रोन को कैसे बनाया था मैंने, और वहां से जाकर के आप सीख सकते हैं। सीबीएसई 2022 में जो है इससे एक भी सवाल नहीं आ रखा है, सीबीएसई 2021 में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल्ड स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कुछ याद आ रहा है, डीएनए से डीएनए का बनना, फिर आरएनए का बनना, फिर प्रोटीन का बनना, हाँ वही वाला डायग्राम आपको, वही वाला फ्लो चार्ट बनाना है, वो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो बड़ा ही आसान है, ये मैंने लेक्चर के दौरान भी बता रखा था। तो वो कैसे बनाए, हमें पता है डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो डीएनए से डीएनए का बनना इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। बस यही फ्लो चार्ट बना के आना था और आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाने थे 2021 के एग्जाम में। अगला सवाल है स्टेट एनी 4 सैलाइंट ऑब्जर्वेशन, मतलब कि हमें 4 सैलाइंट ऑब्जर्वेशन बताने, कितने, 4 सैलाइंट ऑब्जर्वेशन बताने, किसके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP के, आंसर कंप्लीट होगा। तो 4 सैलाइंट फीचर में तो बहुत सारे पता है लेकिन 4 लिखने हैं, तो हम लिखेंगे 4 सैलाइंट फीचर्स या फिर ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। आर नंबर 1, टोटल इसमें जो जीन थे इट कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर थे इसके अंदर,
एक ये हो गया सेलाइन फीचर। दूसरा सेलाइन फीचर जो है वो है लेस देन 2% ऑफ जीन कोड फॉर प्रोटीन। तीसरा जो सेलाइन फीचर है वो है 50% ऑफ जीन फंक्शन आर अननोन, मतलब इनके फंक्शन हमें पता ही नहीं थे। और अगला है लास्ट वाला कि एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस पेयर्स। इसमें एवरेज जीन में 3000 बेस पेयर थे। तो ये इसका आंसर हो गया। इसका और इसका आंसर इस तरह से लिख करके आना था एग्जाम में, 2021 के एग्जाम में। नंबर 3 है ड्रॉ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हमें ना एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ड्रॉ करना है जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगा। और एनसीईआरटी में भी जो दे रखा है वो 4 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग ही दे रखा है, हमने देखा है। ऑफ डीएनए हैविंग 4 वेरिएबल नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें 4 अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही जैसे नाइट्रोजन बेसिस हो। तो ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में दे रखा है और आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो डायग्राम बनाइए। उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें पेंटोस शुगर होती है। तो पहले मैं बनाऊंगा पेंटोस शुगर। तो ये पेंटोस शुगर है, ये है पेंटोस शुगर। और इसमें ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 5 और यहाँ पे एक CH2 होता है, ये होता है 6 नंबर पे। और यहाँ पे एक फॉस्फेट फ्री होता है। नंबर 1 पे जो है मान लेते हैं यहाँ पे हमने एडेनिन डाल दिया। और इसके बाद नंबर 3 पे 1 2 3 पे एक फॉस्फेट होता है जो कि फॉस्फेट अटैच होता है और फिर CH2 होता है। और फिर ऐसे ही मतलब जिस तरह से ये है ना, अब ऐसे ही बनते जाएंगे सारे के सारे स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम बना देते हैं सारे स्ट्रक्चर। फॉस्फेट, CH2, शुगर, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एडेनिन। ये थाइमिन बना देते हैं क्योंकि डीएनए का बनाने के लिए बोला है इन्होंने, डीएनए का बोला है इसीलिए। तो थाइमिन, एडेनिन, थामिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, फिर फॉस्फेट, फिर CH2, फिर उसके बाद फिर शुगर, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और यहाँ पे जो लास्ट में 1 2 3 नंबर पे OH फ्री होता है, इसीलिए इसको हम 3 प्राइम पोजीशन बोलते हैं, इसको जबकि 5 प्राइम पोजीशन बोला जाता है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर, ये बना के आना था और आपको 3 मार्क्स मिलने थे इसको बनाने में। ठीक है, अगला सवाल है जो कि और में दे रखा है, यानी इन दोनों में से सिर्फ एक डायग्राम बना के आना था। वो क्या है, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम। नीट लेवल मतलब नीट के लेवल का, जेई नीट वो वाला नहीं, नीट यानी एकदम साफ साफ डायग्राम बनाना है न्यूक्लियोसोम का। किसका डायग्राम बनाना है, न्यूक्लियोसोम का डायग्राम। क्या याद आ रहा है, H1 हिस्टोन होते हैं, ऑक्टामर होते हैं, डीएनए लपेटा होता है, ऐसा कुछ। हाँ, तो वही डायग्राम बनाना है। और इसमें हमें ये बताना है 2 बेसिक एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं जो कि इसमें लगे होते हैं। तो 2 एमिनो एसिड जो बेसिक होते हैं जो लगे होते हैं वो लाइसिन और आर्जिनाइन है। ये चीज हम लिख देंगे तो उसमें 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी डायग्राम बनाने में न्यूक्लियोसोम का उसमें हमें 2 नंबर मिल जाएगा। तो डायग्राम कैसे बनाना है देखिए, आपको क्या करना है, हिस्टोन ऑक्टामर बना देना है ऐसे करके। ऑक्टामर बना दिया और यहाँ पे हमने डीएनए को लपेट दिया, मान लीजिए डीएनए को लपेट दिया। एकदम अच्छे से डायग्राम बनाना है। और ये जो है H1 हिस्टोन है, H1 हिस्टोन। और ये जो है ये है कोर ऑफ हिस्टोन, कोर ऑफ हिस्टोन, ये कोर ऑफ हिस्टोन है। और ये जो लपेटा हुआ है ये डीएनए है। अब बाकी अगर 2 बेसिक एमिनो एसिड पूछे हैं तो हम लिख देंगे लाइसिन और आर्जिनाइन। मतलब ये डायग्राम जो है नीट एकदम क्लीन अच्छे से बनाना है आपको, जो कि जैसा कि बुक में दे रखा है। तो डायग्राम की प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करनी है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना 2021 का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। क्योंकि इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन में हम एक्चुअल में सीखते हैं कि आंसर कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है इसीलिए। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड करा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को। तो एक चीज हमें पता है कि एस्चिरिया कोलाई में इन्होंने प्रूव करा था इसको। एस्चिरिया कोलाई में तो इन्होंने पता है क्या किया,
एस्टेरिया कोलाई को नॉर्मल मीडियम की बजाय इन्होंने N15 में ग्रो किया। ये N15 NH4Cl में ले गए इसको और ग्रो किया। फिर जितने भी सारे के सारे N15 वाले थे उसको नॉर्मल में ले गए, नॉर्मल यानी कि NH4 14 वाले में ले गए, उसमें ले गए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको जब देखा 2 जनरेशन के बाद, तो उन्होंने देखा तो पता चला कि इसमें हाइब्रिड डीएनए भी है, यानी कि इसमें हाइब्रिड डीएनए भी है और पेरेंटल डीएनए भी है। तो दोनों तरह के डीएनए पाए गए। तो इसी तरह के देखिए, सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, जैसे जो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक नया स्ट्रैंड बनता है और एक पेरेंट से आता है, तो इसीलिए उसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। सेमी यानी आधा कंजर्व रहा ना, पेरेंट्स जो आया वो तो कंजर्व रहा, बट जो नया बना वो आधा रहा, तो आधा बचा और आधा नया बना, तो उसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो उसी की बात हम करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कैसे किया गया वही लिखने जा रहे हैं हम। तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे इसका, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से कैसे लिखेंगे इसका आंसर। पहले तो हम ये लिखेंगे कि यह एक्सपेरिमेंट जो है किस ईयर में हुआ, तो ये 1958 में हुआ है, तो हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव was done in, कब करा गया था इसको, 1958 में। तो एक तो ये लाइन हो गई। उन्होंने क्या किया था, दे ग्रू उन्होंने ग्रो करा, दे ग्रू एस्टेरिया कोलाई इन आ मीडियम कंटेनिंग 15 NH4Cl. Now all the DNA are 15N. So this N15 was incorporated यानी घुस गया किसके अंदर, incorporated in न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के अंदर ऐसा हो गया। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के अंदर ऐसा हुआ, N15 was incorporated in newly synthesized DNA, then this N15 Escherichia coli grown in a medium 14 NH4Cl in a medium grow in a medium 14 NH4Cl up to second generation। और क्या हुआ, इन सेकेंड जनरेशन में देखा गया कि इन सेकेंड जनरेशन it is seen that the DNA contains both hybrid and parental type, दोनों तरह के देखे गए। तो this mode in which, ऐसा मोड जिसमें in which one strand remains conserved comes from parent, एक पेरेंट से आया, एंड अदर इज न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए
दिस मोड इन विच वन स्टैंड रिमेन्स कंजर्व, जिसमें एक स्टैंड कंजर्व रहता है और जो कि पेरेंट से आया था, और जो दूसरा वाला है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इज कॉल्ड, इसको कहते हैं इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस तरह से इसको प्रूफ किया गया था। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।